अभी भी हजम नहीं हो रहा, लेकिन एनर्जी के साथ पूरी वीडियो। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज ये WWE के समर स्लैम प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में, जहां पर बहुत तगड़े तगड़े बहुत बड़े बड़े मैचेस थे और क्या उसको उसी तरीके से डिलीवर किया गया। पूरे शो को हम लोग रिव्यू करने वाले हैं। सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो होती है लोगन पॉल वर्सेस रिकोशे के मैच के साथ में। जैसा आपको पता ही था मैच शुरू में ही होना है। इस मैच ने डेफिनेटली वही परफॉर्मेंस दी जो कि इस मैच से एक्सपेक्ट कर रहे थे। पूरी एथलेटिक परफॉर्मेंस हो रही है यहाँ पे। शुरुआत में एक जो नेक ब्रेकर मारा था, बिल्कुल वो तो बहुत ही ज्यादा सीरियस लग रहा था लोगन पॉल ने जो रिकोशे को मारा था। यू सक के बहुत तगड़े वाले लोगन पॉल के लिए चैंट थे। इवन रिंग साइड पर समंथा जो कि फियांसे हैं रिकोशे की, वो बैठी हुई थी, तो उनको वो टीज भी कर रहे थे क्योंकि उन्होंने रॉ के प्रोमो में भी उनके बारे में बात करी थी। ब्रॉन स्ट्रोमैन का रनिंग पावर स्लैम भी लोगन पॉल ने यूज किया जो कि इतना फट्टू सा लग रहा था। मतलब ये कमेंटेटर्स हमको बता रहे हैं कि क्योंकि ब्रॉन स्ट्रोमैन रिकोशे के पार्टनर हैं इसीलिए वो उनको टीज करने के लिए कह रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि क्या सच में इससे रिकोशे को कोई फर्क भी पड़ रहा होगा। इसके बाद हमने हाई फ्लाइंग एक्शन देखा, स्पेनिश फ्लाई, फ्लाइंग क्लोज लाइन, टॉप रोप का स्प्लैश, रनिंग मून सॉल्ट, सब कुछ दबा के इस मैच में एक्शन था। वन लकी शॉट मारने जाते हैं वो जो कि सुपर किक में बदलता है और पता नहीं रिकोशे ने ऐसे उठा पटक के क्या के पता नहीं क्या क्या करके स्प्लैश मारा, लेकिन उसके बाद भी जो लोगन पॉल है वो किक आउट कर देते हैं। यहाँ पे रिकोशे का जो स्प्लैश है 630 है वो क्रैश कर जाता है और ब्रास नकल होता है लोगन पॉल के पास जो कि उनको उनके फ्रेंड ने दिया और उसका यूज करके लोगन पॉल ने पंच किया रिकोशे को और वो वन लकी शॉट जो है, वन लकी पंच पड़ गया उनका। लेकिन ब्रास नकल के साथ में क्राउड ने बहुत तगड़ी वाली बू करी लोगन पॉल को। मैच में विक्टोरियस बनते हैं इसमें लोगन पॉल और एंड में जाके वो फिर से समंथा को बोल रहे होते कि देखा देखा आप किसकी विनर की अनाउंसमेंट हुई, यानी कि मैच भी था। बहुत ज्यादा ही मस्त मैच था और जैसा एक्सपेक्टेशन थी इस मैच ने वैसे ही डिलीवर किया। आप डेफिनेटली इस मैच को दोबारा जाके भी देख सकते हो। इसके बाद गए शो पर अगला मैच था कोडी रोड्स वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच और ये इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में तीसरा मैच था। और इस मैच में कुछ ऐसा हुआ है, मैं तो हैरान हूं देख कि यार सच में मैंने ये चीज देखी है। सबसे पहले जो कोडी रोड्स हैं वो रश करते हैं ब्रॉक लेसनर की तरफ, लेकिन उसके बाद ब्रॉक लेसनर उनको सुप्लेक्स सिटी की राइड में लेके जाते हैं। एक पता नहीं ब्रॉक लेसनर ने ऐसे पकड़ के कैसे उड़ाया था कोडी रोड्स को, मतलब ऐसा लग रहा था इतनी मतलब ऑब्वियसली उनको पता है कोडी रोड्स में बहुत, ब्रॉक लेसनर के पास बहुत ताकत है, लेकिन जब उसका प्रदर्शन वो करते हैं तो उसको देखने में और भी ज्यादा मजा आता है। ब्रॉक लेसनर इस मैच में चाहते हैं कि वो कोडी रोड्स को काउंट आउट के सहारे से हराएं। वो बार बार जाके बाहर पटक रहे हैं उनको, उसके बाद रिंग में आ रहे हैं। इवन उन्होंने रिंग साइड पर F5 भी लगाया, उसके बाद वो रिंग में आते हैं तब भी बात नहीं बनी। अनाउंसर टेबल पर F5 लगा दिया, उसके बाद रिंग में आते हैं तब भी बात नहीं बनती। और उसके बाद कोडी रोड्स के जो जलवे हैं वो दिखते हैं हमको। कोडी कटर उन्होंने मिडिल रोप के साथ साथ टॉप रोप से भी लगाया, तो जो पूरा सीक्वेंस है वो काफी मस्त और कमाल का बन रहा था। यहाँ पे ब्रॉक लेसनर इतने ज्यादा पसीने में थे, इतना पसीना आ रहा था ब्रॉक लेसनर को जो कि बिल्कुल देखने लायक था। किमुरा लॉक के अंदर उन्होंने कोडी रोड्स को फंसाया, कोडी रोड्स ने भी ब्रॉक लेसनर को किमुरा लॉक में फंसाया। लेकिन इस मैच का जो फिनिश है वो कुछ ऐसे होता है जब एक्सपोज टर्न बगल पे जाके वो लगते हैं और इसके बाद मल्टीपल जो क्रॉस रोड्स फिनिशर है वो आता है कोडी रोड्स की तरफ से और पिन फॉल के सहारे से एकदम क्लीन इस मैच में कोडी रोड्स ने ब्रॉक लेसनर को पिन कर दिया। प्रेडिक्शन वीडियो में मैंने कहा था तो ऐसा एक्सपेक्टेड था कि इस मैच में ब्रॉक लेसनर हारने वाले, बट फिर भी ऐसा पिन होते हुए देखना हमेशा ही ब्रॉक लेसनर को थोड़ा सा अजीब लगता है। कोडी रोड्स को विक्ट्री मिलनी जरूरी थी वो भी कह सकते हैं, लेकिन इस मैच के बाद जो मूवमेंट क्रिएट हुआ वो शायद WWE की हिस्ट्री में हमेशा याद किया जाएगा। जब ब्रॉक लेसनर आते हैं रिंग में और अपने जो ग्लव्स हैं उसको उतारे, इवन हाँ जो उनकी MMA स्टाइल चड्डी है ना ब्रॉक लेसनर की वो भी फट जाती है, तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है उसको देखने में। अब होता क्या है, जब मैच खत्म हो गया उसके बाद ब्रॉक लेसनर आते हैं आगे। सबसे पहले तो उन्होंने बिल्कुल ऐसे सर से सर मिलाया कोडी रोड्स के और उसके बाद उन्होंने हैंडशेक ऑफर किया। उसके बाद वो कोडी रोड्स का हैंड भी रेज कर रहे हैं और ब्रॉक लेसनर को ऐसा करते हुए हम कब देखते हैं? पहले तो बंदा मैच में हारा है और उसके बाद ऐसा मूवमेंट उन्होंने कोडी रोड्स को दिया। डेफिनेटली मुझे पता है कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ी होगी कोडी रोड्स की ब्रॉक लेसनर के लिए, और ये पासिंग द टॉर्च वाला मूवमेंट था। एंड यस थोड़ा सा सैड भी लग रहा है इस तरीके से ब्रॉक लेसनर को देख के, लेकिन ओवरऑल जो भी चीज थी आई थिंक WWE के हिसाब से यहाँ पर सही हुई है। एज अ ब्रॉक लेसनर फैन देख के जरूर बुरा लगा ये। इसके बाद गाइस शो पर थी स्लिम जिम बैटल रॉयल, जहां पर AJ स्टाइल्स और एलन आईटी वही सुपरस्टार थे जिनको एंट्री मिलती है। ओमोस ने यहाँ पर शो पर अपना रिटर्न किया है। बड़ा फनी था कि ओमोस ने अभी तक अपनी एंट्रेंस भी पूरी नहीं करी और जो बैटल रॉयल है वो वहीं से शुरू हो जा रही है। आती ही पहले 3-4 एलिमिनेशन करे ओमोस ने, एक डबल एलिमिनेशन भी करा जब उन्होंने दोनों सुपरस्टार्स, पता नहीं भाई इतने सारे तो थे, उठा के जो है उनको बाहर फेंक दिया।
शेमस और इन सब ने मिलकर पूरी गैंग बनाई और 10 बीट्स जो बजाते हैं शेमस वो उन्होंने ओमोस के ऊपर बजाई और एंड में जाके सारे के सारे सुपरस्टार्स को ही ओमोस के पीछे पड़ना पड़ा। तब जाके हमने देखा कि जैसे ब्रू किक पड़ती है या नी था वो एजे स्टाइल्स का फिनोमिनल फोरआर्म, एंड उसके बाद सबने मिलकर ओमोस को बाहर किया। एंड में जो 4 सुपरस्टार्स बचते हैं वो थे ब्रॉन्सन रीड, एजे स्टाइल्स, शेमस एंड एले नाइट। और जैसा हम एक्सपेक्ट कर भी रहे थे यहाँ पर वही चीज होती है। सबसे पहले एलिमिनेट होते हैं ब्रॉन्सन रीड और उसके बाद एजे स्टाइल्स का भी एलिमिनेशन हो गया। वो इस वजह से हो जाता है क्योंकि एरन क्रॉस ने रिंग साइड से चुल कर दी। एंड में शेमस और एले नाइट बचते हैं और शेमस को एलिमिनेट करके एल नाइट इस मैच के विनर बन गए। क्राउड ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया इसमें एले नाइट को, जो कि हमको पता भी था। इसके बाद गए शो पर होता है एमएमए रूल्स मैच, रोंडा राउजी वर्सेस शेना बेजलर। पहले ही बता दिया जाता है कि ये WWE सैंक्शनड मैच नहीं है, ये डिफरेंट तरीके से खेला जाएगा। मुझे पता नहीं इस मैच में ऐसा क्यों लगा कि क्राउड की फेक नॉइस का यूज किया गया है, पाइप इन किया गया है उसको, क्योंकि क्राउड इस मैच में डेड था। मैं कह रहा था प्रेडिक्शन वीडियो में कि क्राउड इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन देखना चीजें बढ़िया होंगी। बट यस, क्राउड इंटरेस्टेड क्यों नहीं था, फैंस इंटरेस्टेड क्यों नहीं थे, वो देख के यहाँ पर समझ में आ गया। ऐसा लग रहा है कि वो इनका बैकग्राउंड एमएमए होने की वजह से जो फोर्स स्टिपुलेशन इस मैच में डाली वो उल्टी ही WWE के ऊपर पड़ गई। इवन मैं देख रहा था बोरिंग जो वर्ड है, कीवर्ड है, वो ट्विटर पर इस चीज के लिए ट्रेंड भी हो रहा था, तो इससे आप लोग आइडिया लगा सकते हो। बाकी रिजल्ट की बात करें तो किरीफुडा क्लच के साथ इस मैच में शेना बेजलर ने विक्ट्री ले लिया रोंडा राउजी के ऊपर, और ऐसा हमको पता भी था क्योंकि रोंडा राउजी का शायद होने वाला है WWE से ब्रेक। इसके बाद गए शो पर आता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस गुंथर के बीच में। गुंथर अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे थे। यहाँ पे शुरुआत थोड़ी सी स्लो पेस से होती है, लेकिन उसके बाद ड्रू मैकिंटायर ने पेस पकड़नी शुरू करी। यहाँ पे एकदम से फायर्ड अप हो जाते हैं ड्रू मैकिंटायर, थ्रो कर रहे हैं, गुंथर को क्लोज लाइन मार रहे हैं और क्लेमोर भी उन्होंने मिस करी जो कि पावर बॉम्ब में बदलता है। उसके बाद फ्यूचर शॉक डीडीटी पड़ती है, वो एक थोड़ा सा क्लोज फॉल वाला मूवमेंट आप लोग कह सकते हो ड्रू मैकिंटायर के लिए। उसके बाद क्या होता है, टॉप रोप पे जाते हैं गुंथर, वहां से वो गिरे ड्रू मैकिंटायर के ऊपर, उसके ऊपर भी किकआउट हो जाता है। तो इसका मतलब ये तो क्लियर था कि अब कुछ ऐसा करने की जरूरत है ड्रू मैकिंटायर और गुंथर दोनों को ही, कि भाई उनको इस मैच को जीतने का मौका मिले। चॉप्स एक्सचेंज हो रहे हैं इनके बीच में, एक तरफ से ड्रू एक तरफ से गुंथर, और उसी दौरान ड्रू मैकिंटायर ने अपनी बजा दी क्लेमोर किक। उस पॉइंट पर पता चल गया था कि अगर ये किकआउट हो गया तो फिर तो शायद ही गुंथर का इस मैच में हारने का चांस है, और वही चीज होती है। एंड देन गुंथर ने जो अपना सीक्वेंस बिल्कुल बजा बजा के जो ड्रू मैकिंटायर को उन्होंने धोया यहाँ पे। सबसे पहले तो ड्रू मैकिंटायर वो रस्सियों के ऊपर गिर जाते तो उनका मेन पॉइंट वैसे ही खराब हो गया। उसके बाद गुंथर टॉप रोप से कूदते भी हैं उनके ऊपर, क्लोज लाइन भी मारते हैं, पावर बॉम्ब भी लगाते हैं। तो भाई अब सोचो बच्चे की जान लोगे क्या। ड्रू मैकिंटायर इसके बाद किकआउट नहीं कर पाए, एंड स्टिल योर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन इज गुंथर, और उनका जो रेन है वो इसी तरीके से लंबा चलने वाला है। और अब क्लियरली पता चल रहा है कि वो बन जाएंगे WWE की हिस्ट्री के लॉन्गेस्ट रेनिंग इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन एवर। इसके बाद गए शो पर मैच आता है WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए, सेथ रॉलिंस वर्सेस फिन बैलर। 7 साल की कहानी है, इससे पहले भी समर स्लैम में लड़े थे, फिर से समर स्लैम में लड़ रहे हैं। सबसे पहले तो जो सेथ रॉलिंस का गियर है, उनके कपड़ा यहाँ इतना मोटा था कि इतने मोटे मोटे बाइसेप उनके लग रहे थे। समर स्लैम आज से 7 साल पहले जो उन्होंने ऊपर से गियर पहना हुआ था वही गियर यहाँ पर था। अपने आर्म में, राइट आर्म में फिन बैलर 7 भी लिखवा कर आए हुए थे। तो इस मैच की कहानी कुछ ऐसी होती है कि फिन बैलर आर्म को ही टारगेट कर रहे हैं, शोल्डर को ही टारगेट कर रहे हैं सेथ रॉलिंस की, जैसे आज से 7 साल पहले फिन बैलर के साथ हुआ था, जो कि सेथ रॉलिंस ने किया था। बैरिकेड पर उन्होंने इवन थ्रो भी किया, सेथ रॉलिंस की तरफ से बकल बॉम्ब आता है दोनों ही तरफ। पेडिग्री भी यहाँ पर थी, फिन बैलर के मुंह से खून भी निकल रहा था, पेडिग्री के ऊपर वैसे काफी क्लोज किकआउट हुआ था। अब मैच में एक मोमेंट आता है जब डेमियन प्रीस्ट इस मैच में आ जाते हैं, और उन्होंने टेंशन क्रिएट करने की कोशिश डेफिनेटली करी सेथ रॉलिंस के लिए। जब रेफरी नहीं देख रहा था तो सेथ रॉलिंस को पंच मारा, फिन बैलर ने पेडिग्री मारी, लेकिन उसके ऊपर भी किकआउट हो जाता है। उसके बाद पूरी जजमेंट डे आ गई, डोमिनिक, रिया रिप्ली, उधर से फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट आपस में बात कर रहे हैं। अब इन्हीं सारी चीजों को फायदा उठा के सेथ रॉलिंस के ऊपर कुछ ना कुछ तो करना चाह रहे थे, बट सेथ रॉलिंस ने डोमिनिक को तो अलग पेला। ये वाला मूवमेंट मैच में बहुत क्लोज था और लगा कि चैंपियनशिप तो गई भाई सेथ रॉलिंस के पास से। स्लिंग ब्लेड पड़ता, उसके बाद शॉटगन ड्रॉप किक, coup de grace पड़ता, और उसके ऊपर भी जब सेथ रॉलिंस ने किकआउट किया तो भाई फिर तो वो अनबिलीवेबल ही था। एंड देन डेमियन प्रीस्ट ने अपना ब्रीफकेस अंदर क्या किया, उसी चीज को सेथ रॉलिंस ने यूज कर लिया, स्टॉम्प किया फिन बैलर को 1 2 3 एंड सक्सेसफुली अपनी जो अपनी जो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप है उसको फिन बैलर ने यहाँ पर रिटेन कर लिया है। टेंशंस डेफिनेटली हैं डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर के बीच में, वो चीज़ यहाँ पर देखकर क्लियर पता चली। एंड यस, आगे ही ऐसा रेन अपना कंटिन्यू करने वाले हैं सेथ रॉलिंस। इसके बाद गए शो पर मैच आता है ट्रिपल थ्रेट आस्का वर्सेस बियांका ब्लेयर वर्सेस शार्लेट के बीच में, और ये था विमेंस चैंपियनशिप के लिए। सही बात बताऊं इस मैच के बारे में तो मैच की कहानी बहुत अच्छी तरीके से लिखी गई थी, लेकिन ऐसा लगा जो एग्जीक्यूशन है वो कुछ सही नहीं हुआ। काफी सारे आपको मूव्स इसमें ऐसे दिखेंगे जो लगेगा कि करने की कोशिश तो बढ़िया है, लेकिन उसको परफॉर्म अच्छे से नहीं किया।
जैसे शार्लेट फेयर का मून सॉल्ट बाहर की तरफ, वो तो 99.9% ऐसा होता है कि उसकी लैंडिंग सही नहीं होती, लेकिन हाँ रिंग में जो उन्होंने मून सॉल्ट मारा था डबल, दोनों जब लेटे होते हैं वो काफी अच्छा था। एक वो भी हमने सीन देखा जब सिट आउट पावर बॉम्ब लगाया शार्लेट फ्लेयर ने और उसके बाद पीछे से ही पकड़ के आस्का ने उनको लॉक में जकड़ लिया। बट यस, ये तो कहना होगा इस मैच का जो फिनिशिंग था वो बहुत अच्छी थी, जब अपने सबमिशन लॉक में फंसाया होता शार्लेट ने और उनका मुंह उल्टा है और उल्टे ही मुंह पर आस्का ने उनके ऊपर मिस किया एंड देन वो कोशिश करती हैं कि वो पिन फॉल कर लें, लेकिन बियांका ब्लेयर जो कि पूरे मैच में अपनी लेग की इंजरी को सेल कर रही थी, उन्होंने पिन कर दिया आस्का को, जिस टाइम पर वो लॉक ही है शार्लेट फ्लेयर के साथ। और इसलिए यहां पर जो आपकी नई चैंपियन है शो पर वो आ चुकी है बियांका ब्लेयर, लेकिन रन उनका रेंज ज्यादा लंबा नहीं रहा। ईओ स्काई आती है बेली के साथ में, बुरी तरीके से उन्होंने बियांका ब्लेयर को बजाया और उसके बाद ईओ स्काई ने अपना कैश इन किया और ये सक्सेसफुल कैश इन है आज शो पर। आपकी नई विमेंस चैंपियन बन चुकी है ईओ स्काई। उसके बाद डेकोटा काई भी आती है और साथ में सारे लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। टोटल ड्रामेटिक मैच था ये तो हमको कहना पड़ेगा। अब बात करते हैं गाइस हम लोग शो के मेन इवेंट की, जो कि था ट्राइबल कॉम्बैट रोमन रेंस वर्सेस जे ऊसो। ट्राइबल चीफ का स्टेटस ऑन द लाइन, उनकी चैंपियनशिप ऑन द लाइन। सबसे पहले मैच में जब एंट्रेंस होती है तो जे ऊसो ने बहुत मोटी सी सफेद माला पहनी हुई है, रोमन रेंस अपनी वही 25 मिनट की एंट्रेंस करके आ रहे हैं। शुरुआत में रोमन रेंस ने कंट्रोल लिया, जे ऊसो भी फाइट बैक करते हैं, स्टील स्टेप्स के ऊपर वो रोमन रेंस को थ्रो करते हैं, सुसाइड डाइव भी उन्होंने उनके ऊपर लगाई एंड देन हम देखते हैं कि जे ऊसो मैच को एक्सट्रीम बनाना चाहते हैं क्योंकि ट्राइबल कॉम्बैट है तो वो टेबल भी निकाल के लेके आते हैं। हालांकि रोमन रेंस ने उस चीज को ब्लॉक कर दिया। रोमन रेंस के लिए यू सक के चैंट लग रहे थे तो रोमन रेंस भी कहते हैं भाई शांत हो जाओ, मैं तुम्हारी कुछ सुनने नहीं वाला। जो क्राउड के साथ इंटरेक्शन है रोमन रेंस का वो हमेशा ही काफी अच्छा रहता है। उसके बाद रोमन रेंस निकालते हैं कैंडो स्टिक और वो कैंडो स्टिक से बजा भी रहे हैं जे ऊसो को, साथ में ट्रैश टॉक भी कर रहे हैं। अब वो प्रिपेयर कर रहे होते हैं अपने सिग्नेचर के लिए, लेकिन कैंडो स्टिक से जो जे ऊसो ने उसके बाद बजाना शुरू किया है वो देख के बहुत अच्छा लगा। टॉप रोप पे जाते हैं जे ऊसो और उसको मिड एयर सुपरमैन पंच में रोमन रेंस ने बदला, तो वो भी काफी एक कूल स्पॉट लग रहा था। एक पिक्चर परफेक्ट वाला मूव मेरी नजर में वो था। रोमन रेंस अपने स्पीयर के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, लेकिन जे ऊसो उसको सुपर किक के बाद स्प्लैश में भी कन्वर्ट कर देते हैं एंड देन पिनफॉल की कोशिश होती है, बट रोमन रेंस यहां पर किक आउट कर देते हैं। उसके बाद जो है स्टील चेयर निकाली जाती है और रोमन रेंस को दो बहुत ही खिंचा के जे ऊसो ने जो है स्टील चेयर के शॉट बजाए। बहुत सारी स्टील चेयर उन्होंने निकाली, सारी की सारी रिंग में फेंक दी और ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि टॉप रोप पे लेके जाके रोमन रेंस को पता नहीं सुपरप्लेक्स कुछ तो देना चाह रहे थे, लेकिन रोमन रेंस ने उसको टर्न कर दिया। वो जे ऊसो को अपने कंधों पर लेकर आते और उन सारी स्टील चेयर के ढेर में उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त पावर बॉम्ब मारा जे ऊसो को। उसके बाद आता है मैच में एक धक धक हो रहा है मूवमेंट, जब टेबल बाहर लगी हुई होती है और ऐसा लगता है कि जे ऊसो उसके ऊपर गिरेंगे या फिर रोमन गिरेंगे, लेकिन रोमन रेंस को समवन ड्रॉप के साथ लेके जे ऊसो वहां पे गिर जाते हैं। क्राउड होली शिट के चैंट वहां पर लगा रहा था और डेफिनेटली वो एक मूवमेंट था क्योंकि यूजुअली ऐसे थोड़े से ओएमजी वाले स्पॉट में रोमन रेंस को हम लोग ज्यादा देखते नहीं है। इसके बाद स्ट्रैप निकल के आती है, स्ट्रैप से खींच के बजा रहे हैं वो रोमन रेंस को। भाई पता नहीं इतनी ज्यादा ऐसे अपनी नंगे बदन में रोमन रेंस को शॉट कैसे ले रहे थे, लड़ते लड़ते क्राउड में चले जाते। मैं समझ गया था कुछ तो भसड़ है यहाँ पे। और गाइस सोलो सिकोवा निकल कर यहाँ पर आते हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि ट्राइबल कॉम्बैट तो ये है और जहां पर शायद बाहर की फैमिली इंटरफेयर नहीं कर सकती, तो फिर सोलो सिकोवा कैसे आ रहे हैं। और सेम वो कोडी और ब्रॉक के मैच में भी वो भी स्टील स्टेप्स का यूज हुआ था भाई वहां पे, पता नहीं वो डिस्क्वालिफिकेशन में कैसे निकला। खैर डब्ल्यूडब्ल्यू के रूल हैं तो क्या ही कर सकते हैं। सोलो सिकोवा आते हैं, सबसे पहले उन्होंने टेबल के ऊपर उनको तोड़ा, घसीट के लेके जाते हैं। उसके बाद रिंग में वहां पर स्पिनिंग सोलो भी लगाते हैं। अब दोनों अपने वही डबल टी मूव यानी कि स्पिनिंग समवन स्पाइक और रोमन रेंस जो स्पीयर मारते साथ में उसके लिए प्रिपेयर हो रहे होते हैं, लेकिन जे ऊसो वहां से हट गए और जो स्पीयर है रोमन रेंस का वो पड़ जाता है सोलो सिकोवा को। वो मैच में बहुत ही बढ़िया रिएक्शन लेके आने वाला मूवमेंट था। ये सब होने के बाद रिंग साइड पर रोमन रेंस और सोलो सिकोवा दोनों के दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। इसी का फायदा उठा के जे ऊसो ने स्पीयर मार दिया रोमन रेंस को और वहां पे गिर जाते हैं। भाई स्टील चेयर से जो शॉट बजाए इसके बाद जे ऊसो ने सोलो सिकोवा को भी और रोमन रेंस को भी। इवन एक शॉट तो इतना तगड़ा था जो उन्होंने रोमन रेंस के यहाँ पे मारा था, भाई वो सच में रोमन रेंस के लगे। इवन रोमन रेंस देखा भी जा सकता था कि वहां पर ब्लीड कर रहे थे। अब मैच में ऐसा सीन होता है कि सोलो सिकोवा को अनाउंसर टेबल के ऊपर उन्होंने पटका हुआ है। अब ऐसा लग रहा है रिंग में तो भाई मामला बिल्कुल क्लियर है। वो स्पीयर मारते हैं रोमन रेंस को, स्प्लैश मारते हैं और वो एक ऐसा मूवमेंट था जो कि अगर आपको लग रहा होगा कि रोमन रेंस टाइटल हार सकते तो आपको लगा होगा भाई गई रोमन रेंस के टाइटल, लेकिन तभी हुडी में एक बंदा आता है जो कि 3 काउंट होने से रोक देता है इस मैच में। जे ऊसो को बाहर खींचता है और वो बंदा निकलता है जिमी ऊसो। अब मुझे इसका एक एक्सप्लेनेशन चाहिए सबसे पहले तो डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से बहुत अच्छा
कि इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स तो आ रहे हैं, लेकिन ये चीज पे मेरा क्वेश्चन है कि भाई जिमी ऊसो, अभी तक तो हम सब कुछ देख रहे थे भाई, बंदा पूरा जे ऊसो के साथ है, शुरुआत से वो ब्लड लाइन के अगेंस्ट हो रहा था, तो फिर अब ये कैसे हो गया? तो ये एक बहुत बड़ा आगे एक जो है ना एक्सप्लेनेशन है या फिर रिवोल्यूशन होगा जिमी ऊसो की तरफ से। एंड देन मैच में बचा ही क्या था, वो जो ऐसा लगी होती है ना टेबल, उसमें स्पीयर मारा रोमन रेंस ने जे ऊसो को, पिनफॉल के सारे से उन्होंने अपना जो स्टेटस है ट्राइबल चीफ का, जो अपनी चैंपियनशिप है, उसको रिटेन कर लिया। बट यस, डिसअपॉइंटिंग चीज जो कि सारे फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे इस समर स्लैम में, इवन इस मैच में भी रैंडी ऑर्टन का रिटर्न वो शो पर कहीं पर भी नहीं था। तो भले ही अगर आप पूरा मैच पूरा शो देख रहे हो कि भाई बहुत अच्छा शो था, लेकिन एक डिसअपॉइंटमेंट है कि रैंडी ऑर्टन का रिटर्न अब भी नहीं हुआ है शो के ऊपर। बट बात वही है कि एक्सपेक्टेशन लगाने के बाद जब वो चीज़ नहीं हो रही है तो वो देख के बुरा लग रहा है। ओवरऑल वैसे समर स्लैम बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग था, बट मेरा आरकेओ लिखने का सपना यहाँ पर रह गया। खैर गाइस, आप लोग मुझे बताना कि समर स्लैम आपको कैसी लगी। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।